आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पढ़ेगा और ऑनलाइन पे। मैं आशीष कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, मैं फाइनली आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं आपका इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। आपका ये इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र आपका बीए फर्स्ट ईयर आपका सेकंड सेमेस्टर के लिए है। आपका बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2023 के एग्जाम के लिए है। इसके साथ में आंसर भी मैं लेके आया हूँ। ये सभी प्रश्न उत्तर आपको तैयार कर लेना भाई। यही प्रश्न उत्तर आपके एग्जाम में अच्छे आपको नंबर दिलाने में आपकी मदद करेंगे। आपका बीए सेकंड सेमेस्टर आपका इकोनॉमिक्स का आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पेपर के यहाँ से आपको नाम भी देख लेना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र पेपर का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जिन यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है विद्यार्थी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्नोत्तर आपके यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे। जिस यूनिवर्सिटी में आपका रिटन का एग्जाम होता है, जिसमें आपका लिखित परीक्षा होती है, मैं यहाँ सबको सभी प्रश्नोत्तर आपको दिखा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, मैंने आपके बीए फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के में आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो था, मैंने मॉडल पेपर दोनों प्रोवाइड करा दिया है ऑलरेडी वीडियो बनाकर। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हो। प्ले लिस्ट का लिंक मैं आई बटन में भी डाल दूंगा। देखिए, यहाँ से मैं आपको सभी प्रश्न उत्तर आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आपके बीए फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर आपका इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। या पूरा वीडियो को अंत तक आपको वॉच कर लेना है भाई। यही प्रश्न उत्तर आपके यूनिवर्सिटी में पूछे जाने वाले हैं। देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न आपका लेके आया हूँ, आपका वास्तविक आय क्या है। वास्तविक आय क्या है इसके बारे में आपको देख लेना है। रियल आपका इनकम क्या होती है, यानी किसी आधार वर्ष के सापेक्ष आपकी जो कीमत पर किसी वर्तमान वस्तु या सेवा का आपका मौद्रिक मूल्य वास्तविक आय कहलाता है। यहाँ तक आपको इसकी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना। फिर अगला प्रश्न यहाँ से आप मैं बात करूंगा। इसी इसमें आपके जो आपका रिटन का एग्जाम होता है, इसमें आपके लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपके 3 सेक्शन में प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न आपको इसी पूरे आपको वीडियो में मिल जाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, आपका राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय नेशनल आपकी इनकम क्या होती है, इसके बारे में आपको देख लेना है। किसी देश में एक वर्ष के अंतर्गत वहाँ के नागरिकों द्वारा अर्जित कुल आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यहाँ से आपको यहाँ तक इसकी आपको डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना। फिर अगला प्रश्न देख लेना जल्दी से। समष्टिगत अर्थशास्त्र क्या होता है। आपका पेपर का नाम है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें क्वेश्चन है आपका बिल्कुल एक प्रश्न तो पूछा ही जाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसे हिंदी में आपका समष्टिगत अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। प्रश्न बिल्कुल आपके यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा। ये इसकी डिफिनेशन आपको बिल्कुल पता ही होनी चाहिए। देखिए, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका क्या होता है, यानी जब यानी अर्थव्यवस्था का अध्ययन एक बड़े समूह को ध्यान में रखकर किया जाता है। मान लो ये आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स इसका जो डिफिनेशन होती है, यानी जब कोई अर्थव्यवस्था कोई भी हो, इसका जो अध्ययन एक बड़े समूह हो को यानी ध्यान में रखकर किया जाता है, तो उसे समष्टि अर्थशास्त्र या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जिसमें आपका जैसे उदाहरण के लिए आपका राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना, ये आपका हो गया, ये आपके इसके एग्जाम्पल है इसका। फिर अगला प्रश्न आपका यहाँ से दिया हुआ है, आपका समष्टिगत अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या होती है। ये भी आपको सीमाएं एक बार पढ़ लेना फिलहाल के लिए, जिससे कि आपके संरचना की भ्रांति आपका ये सारी आपको इसकी सीमाएं आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हो, मुद्रा स्फीति से क्या आशा है। मुद्रा स्फीति से क्या आशा है, ये भी आपको देख लेना जल्दी से। आपका समानता वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि की स्थिति को मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक वो इसकी आपको डिफिनेशन आपको तैयार करना बिल्कुल, चाहे तो आप इसको पूरा भी पढ़ सकते हैं। इसमें मुद्रा का मूल्य घट जाता है आपका। यहाँ से देखिए, वेबस्टर यानी शब्दकोश के अनुसार यहाँ से लिखा हुआ है, यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्धि यानी मांग की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है, और परिणामस्वरूप मूल्य स्तर के निरंतर अथवा महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। इस तरह आपको इसकी देख लेना डिफिनेशन। अगला आपका प्रश्न दिया हुआ आपका एनडीपी आपका यहाँ से दिया हुआ आपका। देखिए, आपका शुद्ध घरेलू आपका उत्पाद क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है आपका, आपको देख लेना है। यानी जब सकल, यहाँ से देखिए आपका, जब सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में से मशीनों की घिसावट के मूल्यों को घटा देती है, तो उसे शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। इस तरह से आपको इसके डिफरेंस आपको तैयार करना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, बाजार कीमत व साधन लागत क्या है। बाजार कीमत और साधन लागत दोनों के डिफरेंस आपको अलग अलग तैयार करना है। जैसे आपका साधन लागत क्या होता है, यानी जब किसी औद्योगिक इकाई में कोई वस्तु बनकर तैयार होती है, तो उसकी लागत वस्तु की कीमत निर्धारित करती है। इसी कीमत के को साधन लागत पर कीमत कहा जाता है। इसका आपको देख लेना है, कीमत कहा जाता है। इस यहाँ तक आपको डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना साधन लागत की। फिर अगर इसमें आपका दिया हुआ बाजार कीमत क्या होती है, यानी जब साधन यानी लागत पर निर्धारित वस्तु की कीमत से अप्रत्यक्ष कर जोड़कर उसे बाजार में बिक्री हेतु लाया जाता है, तब वस्तु की कीमत बाजार कीमत कहलाती है। इस तरह आपको डिफरेंस भी आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, हरित क्रांति से क्या आशा है। हरित क्रांति से क्या आशा है, ये आपको देख लेना है।
हरितकरण से आशय आपके हरे भरे पौधों से होता है, यहाँ से इसका डिफरेंस आपको देख लेना है। हरितकरण से आशय होता है कृषि उत्पादन में आपका जो अल्पकाल में विशेष गति में वृद्धि का होना और उत्पादन की यह वृद्धि आने वाले यानी लंबे समय तक बनाए रखना, यानी अन्य शब्दों में भी आपको देख लेना है सब, और भी आपको पढ़ सकते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि आपका राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। आपके नेशनल इनकम क्या होती है भी आपको देख लेना है, इसके भी आपको डेफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। जैसे आपका राष्ट्रीय आय आपका विश्लेषण में आपका राष्ट्रीय आय की अवधारणा का एक विशिष्ट स्थान है। आपका राष्ट्रीय आपका आय को साधन लागतों पर आपका राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। इस कारण यह आपका उत्पादन के विभिन्न साधनों जैसे आपका भूमि हो गया, आपका श्रम हो गया, पूंजी संगठन साहस आदि के किसी एक वर्ष में विशुद्ध आय के को व्यक्त करती है, तथा आपका ये राष्ट्रीय आय उत्पादन के साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय आपका उत्पादन दोनों में से एक है। इस तरह आपको देख लेना। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है आपका फिलिक्स चक्र क्या है। आपका इट्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट का प्रश्न आपका फिलिक्स चक्र क्या होता है। देखिए फिलिक्स चक्र आपका बेरोजगारी की दर तथा मुद्रा मजदूरी परिवर्तनों की दर में संबंध का एक निरीक्षण करता है। बेरोजगारी की दर तथा मुद्रा स्फीति की दर के बीच आपका प्रतिलोमानुपाती संबंध होता है। इस संबंध को उन्होंने एक वक्र के नाम से प्रस्तुत किया, जिन्हें इन्हीं के नाम पर फिलिक्स वक्र कहा जाता है। यहाँ तक आपको इसकी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न से आपको देखेंगे मैं। फिर आपका अगला प्रश्न आपका दिया आपका व्यय योग्य आय क्या है। व्यय योग्य आय क्या होती है भी आपको देख लेना है। व्यक्तिगत आय से प्रत्यक्ष कर अर्थात आपका आयकर घटाने के बाद जो शेष आय बचती है तो उसे व्यय योग्य आय कहते हैं। इस तथ्य को देख लेना है। आपका व्यय योग्य आय इक्वल टू होता है आपका व्यक्तिगत आय और प्रत्यक्ष आय। आपका जो व्यक्तिगत आय जो होती है उससे अगर हम प्रत्यक्ष आय घटा लें तो आपके ये व्यय योग्य आय प्राप्त होती है हमें। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है आपका ट्रांसफर इनकम आपकी, जिसे हिंदी में हस्तांतरण आय किसे कहते हैं। ऐसी आय जिसके बदलने न वस्तु देखिए आपका देखिए जल्दी से आपका ट्रांसफर इनकम क्या होती है। ऐसी आय जिसके बदलने व वस्तु और ना ही किसी सेवा का उत्पादन हुआ हो तब ऐसी आय हस्तांतरित आय कहलाती है। यहाँ तक आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है आपका नॉमिनल आय क्या होती है। नॉमिनल आय ये भी आपको देख लेना है। आपका किसी वस्तु या सेवा के परिवर्तन मौद्रिक मूल्य को नॉमिनल आय कहा जाता है, इसके नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार किसी यानी देश की राष्ट्रीय आय को जो परिवर्तन की कीमत पर निर्धारित होती है तो उसे नॉमिनल आय या राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है सकल घरेलू उत्पाद क्या होती है। ये प्रश्न अगले साल भी प्रश्न आपका दोहराया गया है। इट्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट का प्रश्न है। देश की सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पादित यानी अंतिम सेवा व वस्तु के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी GDP कहते हैं, कहा जाता है आपका यहाँ से। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है राष्ट्रीय आय लेखा का क्या अर्थ है। राष्ट्रीय आय लेखा का क्या अर्थ है। आपका देश की राष्ट्रीय आय व का यानी व्यवस्थित लेखा जोखा व हिसाब किताब रखना राष्ट्रीय आय लेखा कहलाता है। यहाँ तक आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना। आपका अगला प्रश्न आपका दिया हुआ सकल उत्पाद यानी राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, ये भी आपको देख लेना है। देश की सीमाओं के भीतर जो उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता था। इसमें आपका जो विदेशी जो आपका अर्जित शुद्ध आय जो होती है को जोड़ दिया जाता है तो उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP कहा जाता है। यहाँ से आपको देखिए आपका GNP इक्वल टू होता है GDP प्लस यानी विदेशों से आपकी अर्जित शुद्ध आय, जो विदेशों से जो आपकी कमाई की जो आय होती है इन दोनों को जब जोड़ा जाता है GDP इन दोनों को तो आपका सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद निकलता है इससे। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं। इट्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट भी आपका प्रश्न है। देखिए राष्ट्रीय आय से निगम कर आपका सामाजिक लाभ व अवितरित लाभ घटाने तथा हस्तांतरित आय को जोड़ने के बाद जो प्राप्त होता है उसे व्यक्तिगत आय कहते हैं। व्यक्तिगत आय इक्वल टू होता है आपका राष्ट्रीय आय माइनस सामाजिक आय माइनस आपका निगम कर माइनस आपका अवतरित लाभ प्लस हस्तांतरित आय। देखिए यहाँ सबको यदि आप डिफिनेशन ही यदि यहाँ से इसका आप सूत्र ही लिख दे हुए इसके इतना तैयार कर लोगे तो अब इसके आप देख कर आप आसानी से इसकी डिफिनेशन भी आप लिख सकते हो। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है आय का क्या अर्थ है। आय का सबको अर्थ देख लेना है। जब संसाधनों जैसे आपका मजदूर हो गया, प्रबंधक हो गया, उद्यमी आदि
को उसके परिश्रमिक या मेहनत के बदले जो भुगतान दिया जाता है उससे ही आय कहते हैं। मान लो कोई भी आपका जो आय उससे कहते हैं, मान लो कोई भी कार्य जो किया जाता है उसके बदले में जो पूंजी मिलती है, उसका जो फल मिलता है वही आपका आय कहलाती है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, व्यय किसे कहते हैं? व्यय व्यय के इससे ही आपका हो जाता है भुगतान करना या फिर खर्च करना। व्यय इसे कहते हैं उपभोक्ता व उत्पादों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया गया भुगतान व्यय कहलाता है, या खर्चा किया गया वही आपके व्यय कहलाता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, त्वरक सिद्धांत क्या है, ये भी देख लेना है। सहजता आपका विनियोग के पश्चात आय में वृद्धि होती है। इस आय वृद्धि से प्रेरित होकर जो निवेश किया जाता है वो आपका त्वरक आपका सिद्धांत कहलाता है। फिर अगले प्रश्न में मैं बात करूंगा आपका साम्य व समानता में क्या अंतर होता है, ये भी आपको देख लेना है। देखिए साम्य जो होता है किन्हीं दो परिस्थितियों में संतुलन को साम्य कहते हैं, यानी किन्हीं दो जो परिस्थितियां होती मान लो उसमें जो संतुलन होता है उसे साम्य कहा जाता है। जैसे आपका मांग एवं पूर्ति में संतुलन साम्य कहलाता है। फिर इसमें आपको समानता दिया हुआ है, ये भी इसके फिर डिफरेंस आपको देख लेना है। कभी कभी इसी डिफरेंशन भी पूछ लेता है, कभी इन दोनों के बीच में अंतर भी पूछ लेता है। देखिए समाज में अभी भी आय बराबर हो, सभी की आपका क्रय शक्ति समान हो, इसे समानता कहते हैं। यानी बराबर आय या समान आय जो बराबर हिस्सेदारी होती है उसे ही समानता कहते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, वास्तविक बचत व वांछित बचत में क्या अंतर होता है? वास्तविक बचत क्या होती है आपका, वांछित बचत क्या होती है? देखिए किसी उपभोक्ता द्वारा अर्जित आय का वह भाग जो वर्तमान में बचाया गया है या फिर वास्तविक आय यानी बचत आय कहलाती है। आपका देखिए किसी उपभोक्ता द्वारा जो अर्जित आय जो होती है का वह भाग जो वर्तमान में बचाया गया हो वह आपकी वास्तविक बचत आपकी कहलाती है। ये आपकी वास्तविक बचत यहाँ तक हो गई। और जब यानी जबकि उपभोक्ता वह यानी सोचे कि अगले वर्ष हमारी बचत यह होगी, यानी अगले वर्ष अगर यही बचत यह होगी, सोचे इसके बारे में, तो आपका उसे वांछित बचत कहते हैं। वास्तविक बचत जो होती है, मान लो कोई भी आपने रुपया कमाया वो आपकी बचा हुआ है, वो आपकी वास्तविक आय होगी। यानी आपने सोचा कि मैं अगले साल इतने पैसे में कमाऊंगा, तो वो आपकी हो जाती है वांछित बचत, इससे कहते हैं वांछित बचत। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, रोजगार गुणक व विनियोग गुणक क्या होता है? देखिए रोजगार आपका गुणक क्या होता है? रोजगार गुणक को RF काहक द्वारा दिया गया था, जबकि विनियोग गुणक को केन्स द्वारा दिया गया था। दोनों रोजगार व आय सर्जन से संबंधित है। फिर आपका अगला प्रश्न दिया हुआ इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट का प्रश्न है, से का बाजार नियम क्या होता है? से आपका मार्केट लॉ इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट का प्रश्न है। बिल्कुल ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 100% आपका। से बाजार का नियम यह कहता है कि पूर्ति अपनी मांग का सर्जन स्वयं करता है, यानी पूर्ति जो होती है किसी चीज की पूर्ति वह अपनी मांग यानी जो डिमांड का सर्जन स्वयं करती है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, आय का चक्रीय प्रवाह किसे कहते हैं? आय का चक्रीय प्रवाह क्या होती है? देखिए अर्थव्यवस्था में आय का प्रवाह उत्पादन व उपभोक्ता के मध्य सतत रूप से होता है, चूंकि एक यानी आय एक निरंतर चक्र में प्रवाहित होती है। इसका ना तो कोई आरंभ यानी ना तो इसका कोई स्टार्टिंग, ना ही इसका कोई अंत है, ना तो इसकी कोई एंडिंग है, ना तो इसकी कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए इसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। देखिए आय की ना तो कोई इसकी जो यानी इसका कोई प्रारंभ है, ना ही इसका अंत है। इसी जो इसका ना तो कोई अंत ना ही इसका जो कोई प्रारंभ है, इसी को ही चक्रीय प्रवाह कहते हैं, आय का चक्रीय प्रवाह। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, आर्थिक कल्याण क्या होती है? आर्थिक कल्याण क्या है? यहाँ से देखिए प्रोफेसर पीगो के अनुसार यहाँ से लिखा हुआ आर्थिक कल्याण की डिफिनेशन, आर्थिक कल्याण कुल कल्याण का वह भाग है जिसकी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मुद्रा के रूप में माप की जाती है। अतः आपका सामाजिक कल्याण का वह भाग आर्थिक कल्याण यानी कल्याण कहलाता है, यानी अतः सामाजिक कल्याण का वह भाग आर्थिक कल्याण कहलाता है। इस तरह आपको देख लेना है। अगला प्रश्न का दिया हुआ, हरित लेखांकन क्या है? देखिए हरित लेखांकन राष्ट्रीय आय मापने की एक ऐसी विधि है जिसमें राष्ट्रीय उत्पादन से प्राकृतिक संसाधनों की अप्रत्यक्ष लागत को घटा दिया जाता है। अगला प्रश्न का दिया हुआ है, आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है? मैंने आगे भी प्रश्न बताया हुआ आप लोगों को। देखिए राष्ट्र आपका उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं व सेवाओं के प्रवाह के फल स्वरूप साधन
आय का सर्जन होता है, यही आपकी आय का चक्रीय प्रवाह कहलाता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है प्रेरित निवेश क्या होती है, ये भी आपको देख लेना। ऐसा निवेश जो वांछित आय को, यानी ऐसा निवेश जो वांछित आय से प्रभावित होता है, वो आपकी प्रेरित निवेश कहलाता है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है पूंजी की सीमांत दक्षता क्या होती है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूंजी की प्रत्येक अगली इकाई को निवेश करने के पश्चात उससे प्राप्त लाभ को पूंजी की सीमांत दक्षता कहते हैं। यहाँ तक आपको इसकी डिफिनेशन भी तैयार करना है। फिर आपका मुद्रास्फीति क्या होती है, स्फीति क्या होती है भी देख लेना है। जब वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है अर्थात मुद्रा के मूल्यों में कमी आती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है मांग प्रेरित स्फीति क्या है। जब वस्तुओं की पूर्ति यानी वस्तुओं की मांग से कम रहती है तथा तब आपकी वस्तुओं की कीमत पर जो यानी बढ़ने लगती है, जब वस्तुओं की जो कीमत बढ़ने लगती है तब उसे मांग प्रेरित स्फीति कहते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है लागत स्फीति वृद्धि स्फीति क्या होती है। यानी जब वस्तुओं की कीमत जो होती है इसमें वृद्धि उसकी लागत वृद्धि के कारण होने लगती है तो उसे आपकी लागत वृद्धि स्फीति कहते हैं। सभी आपको डिफिनेशन एक बार देख लेना वीडियो को रोक के। फिर आपका ब्याज दर क्या होती है, कीन्स यहाँ से लिखा हुआ है ब्याज दर की परिभाषा। कीन्स ने यहाँ से लिखा है कि व्यक्ति को तरलता त्याग के बदले जो अतिरिक्त मुद्रा प्राप्त होती है उसे ब्याज दर कहलाती है आपकी। मान लो कोई भी आपने चीज़ खरीदा, उसको मान लो आपने उसको 50 रुपये में खरीदा कोई चीज़, उसको आपने 60 रुपये में बेचा तो इससे जो आपकी 10 रुपये का जो आपका इसका प्रॉफिट हुआ वही आपकी ब्याज कहलाती है। उनका कहना है मतलब यही कीन्स का। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है ब्याज दर का प्रतिष्ठित सिद्धांत क्या है, ये भी आप देख लीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर पूंजी की मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया ब्याज दर का नव प्रतिष्ठित सिद्धांत क्या है, ये भी आपको देख लेना, एक बार पढ़ लेना वीडियो को रोक के। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है अपस्फीतकारी अंतराल क्या होता है तथा आपका स्फीतकारी अंतराल क्या होता है। ये दोनों अंतराल यानी अंतराल आपको देख लेना एक बार, बिल्कुल प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। पहले मैं बात करूंगा अपस्फीतकारी अंतराल यानी अंतराल क्या होता है। यानी किसी अर्थव्यवस्था के पूर्ण यानी रोजगार बनाए रखने हेतु जितने व्यय अर्थात आपका विनिमय की आवश्यकता होती है और वास्तव में जितना व्यय किया जाता है, इन दोनों के मध्य का जो अंतर होता है वही आपका अपस्फीतकारी अंतराल कहलाता है। फिर आपका स्फीतकारी अंतराल क्या होता है, यानी स्फीतकारी अंतराल का सर्वप्रथम विचार कीन्स द्वारा अपनी पुस्तक यानी हाउ टू पे फॉर द वॉर में दिया गया है। स्फीतिक अंतराल स्थित कीमतों पर वस्तुओं की यानी पूर्ति के ऊपर मांग के अधिक को बताता था। दूसरे शब्दों में यहाँ से देखिए आपका स्थिर कीमतों पर वस्तु की कीमत व वर्तमान कीमतों पर वस्तु की जो कीमत के अंतर को स्फीतकारी अंतराल यानी अंतराल कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है फिलिप्स चक्र क्या है, फिलिप्स वक्र चक्र क्या है, ये भी आपको देख लेना। मैंने इसका आगे भी मैंने प्रश्न आपको बताया हुआ है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है त्वरक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है, ये आपको एक बार देख लेना। त्वरक का जो इसका प्रतिपादन जो किया है यहाँ से आपका ऑक्टावियन द्वारा इसका किया गया है प्रतिपादन, जिसे सोम्युलेशन व हिंग्स ने विस्तृत किया है। फिर त्वरक का ऐसा सूत्र भी आपको देख लेना है। त्वरक गुणक इसका टू आपका होता है आगे से देखिए प्रेरित निवेश में परिवर्तन उपभोग बटे आपका होता है उपभोग में परिवर्तन, ये आपको देख लेना। फिर पूंजी की सीमांत दक्षता का सूत्र आपको देख लेना है। सूत्र भी आपको एक बार तैयार कर लेना, कभी कभी सूत्र भी पूछ लेता आपके 1 या 2 नंबर शॉर्ट में एक प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है उपभोक्ता फलन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। आपका जो उपभोग फलन जो है इसकी जनक कौन है, इसका प्रतिपादन किसने किया है, इसका जो प्रतिपादन किया है प्रोफेसर कीन्स ने किया है। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए जल्दी से, देखिए रोजगार ब्याज व मुद्रा के समान सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसके जो लेखक है आपका जॉन मेनार्ड कीन्स हैं, जिसे कीन्स ही कहते हैं प्रोफेसर। अगला प्रश्न का दिया हुआ है, अभी आपको देख लेना। अगला प्रश्न की मैं बात करूंगा निवेश से क्या आशय है, निवेश से क्या आशय है, ये भी आपको देख लेना। प्रश्न बहुत ही आपका प्रश्न है, ये बिल्कुल ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा
कीन्स के अनुसार यहाँ से निवेश से तात्पर्य सदैव वास्तविक निवेश से होता है जिससे यानी अतिरिक्त रोजगार का सृजन होता है तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। इस तरह आपको इसके देख लेना डिफिनेशन, इसकी पूरी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना, एक बार वीडियो को रोक के थोड़ा आपको पढ़ लेना है तथा इसमें और भी पूछा गया है स्वतंत्रता तथा प्रेरित निवेश में अंतर क्या होता है, ये भी आपको देख लेना। दोनों डिफिनेशन ये भी आपको नीचे मिल जाएंगी, यहाँ तक भी आपको देख लेना। फिर अगला प्रश्न में बात करूंगा से का बाजार नियम क्या होता है, मैंने यहाँ से शॉर्ट में भी आगे दिखा चुका हूँ, इसको एक बार लॉन्ग में भी देख लेना है। ये आपका शॉर्ट लॉन्ग दोनों में प्रश्न आपका पूछा जाता है। से मार्केट क्या होता है, बिल्कुल प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ से आपका से का बाजार नियम रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत का यानी मर्म है। यह नियम वस्तु बाजार में मांग एवं पूर्ति के संतुलित रखने की व्याख्या करता है। आपका 19वीं शताब्दी में प्रारंभ के प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक जीन आपका वास्पिस्टिक से अपने ग्रंथ यहाँ से लिखा हुआ है आपका ट्रेटाइड डी आपका इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्यू आपका यहाँ से में इस तथ्य का प्रतिपादन किया गया है तथा पूर्ति सदैव अपनी मांग यानी स्वतः ही उत्पन्न कर देता है। इस तरह आपको देख लेना है। यहाँ से फिर यहाँ से के शब्दों में यहाँ से लिखा हुआ है उत्पादन ही वस्तुओं के लिए बाजार उत्पन्न करता है। जैसे कि किसी वस्तु का उत्पादन होता है तो वही उस क्षण से यानी वह उसके मूल्य के बराबर मात्रा में अन्य वस्तुओं के लिए बाजार प्रदान करती है। यानी दूसरी वस्तु की पूर्ति जितना एक वस्तु की मांग के अनुकूल होती है उतना कुछ और नहीं। फिर इसको एक बार पढ़ लेना है सभी, एक बार वीडियो को रोक रोक के आपको पूरा आपको अध्ययन कर लेना है शेयर बाजार का, जिससे आप अपने एग्जाम में लिख पाओ। फिर आपका कीन्स का मजदूरी तथा रोजगार संबंधी सिद्धांत, कीन्स का जो मजदूरी व रोजगार जो संबंधी जो सिद्धांत है ये आपको देख लेना है। लॉर्ड कीन ने अपनी पुस्तक सामान्य सिद्धांत में मजदूरी और रोजगार के संबंध में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया। लॉर्ड कीन ने अपने सिद्धांत में प्रतिवादी अर्थशास्त्रियों की इस अवधारणा का विरोध किया कि नगद मजदूरी में कटौती करके रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। कीन्स का यह मत था कि जब किसी नगद मजदूरी को कम किया जाएगा तो यह समानता इससे अर्थव्यवस्था का कुल व्यय मांग व कीमतों उसके अनुपात से में गिर जाएगी। अन्य शब्दों में यहाँ से देखिए कीन्स ने यहाँ से लिखा हुआ, कीन्स का मत था कि आपका ऐसे नगद को घटाने से समानता यह प्रभाव उपभोक्ता प्रवृत्ति पर यहाँ से अनुकूल तो कम अनुकूल प्रतिकूल आपका अधिक होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि मजदूरी दर घटने पर श्रमिक वर्ग की आय कम हो जाएगी। इस तरह आपको एक बार इसको पढ़ लेना है, एक बार अध्ययन कर लेना भाई। एक बार पढ़ लोगे तो आप बिल्कुल अपने एग्जाम में लिख पाओगे। फिर आपका अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है प्रभावपूर्ण मांग से क्या आशय है, एक बार इसको भी आपको पढ़ लेना है फिलहाल के लिए। देखिए जो आपका राष्ट्रीय उत्पादन प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है, रोजगार की मात्रा भी प्रभावपूर्ण मांग पर ही निर्भर करता है। यहाँ से कीन्स ने मांग के स्थान पर प्रभावपूर्ण मांग शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ तक चाहे तो आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, यदि लॉन्ग में पूछता तो एक बार इसको पढ़ लेना जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे यानी स्कोप बनाकर लॉन्ग में भी लिख सको। फिर आपका विनिमय गुणक क्या है ये भी आपको देख लेना है, इसको मैंने आगे भी बता चुका हूँ, ये भी यहाँ भी आप देख लीजिए। कीन्स का आपका विनियोग गुणक वह गुणांक है जिसका संबंध विनियोग वृद्धि और आय वृद्धि के मध्य है। इस तरह आपको देख लेना। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ दिखाई दे रहा होगा मुद्रास्फीति क्या है, इसके कारण और परिणाम आपको देख लेना है। मुद्रास्फीति की मैंने डिफिनेशन आगे भी मैंने दिखाया हुआ, यहाँ तक यहाँ से आप इसको लॉन्ग भी है एक बार पढ़ सकते हो, क्योंकि लॉन्ग में यदि आप पढ़ लोगे एक बार तो बिल्कुल ये प्रश्न लॉन्ग में भी पूछे जाने की संभावना ज़्यादा इसकी रहती है, क्योंकि ये प्रश्न हर साल एग्जाम में दोहराया जाता है। यहाँ से पीगू ने भी यहाँ से लिखा हुआ है, बहुत सारे यहाँ से अर्थशास्त्री ने यहाँ से लिखा हुआ है, सभी के डिफिनेशन आपको एक बार देख लेना फिलहाल के लिए। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है त्वरक सिद्धांत की व्याख्या, यहाँ से आपको देख लेना है, इसके आपको यहाँ से देख लेना इसकी डिफिनेशन आपको। देखिए आपका जो त्वरक गुणांक प्रेरित निवेश व उपभोग व्यय में प्रारंभिक परिवर्तन के बीच अनुपात है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कीन्स का जो तरलता अधिमान सिद्धांत क्या है, इसके उदाहरण दे कोस एवं सिद्धांत के किस प्रकार श्रेष्ठ है। जो कीन्स का जो तरलता अधिमान आपका सिद्धांत क्या है ये बिल्कुल आपको पढ़ ही लेना है। यहाँ से आपको लॉन्ग में प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, इसका मैंने शॉर्ट में भी मैंने आगे भी प्रश्न दिखा चुका हूँ, यहाँ तक आपको लॉन्ग में भी एक बार पढ़ लेना है, बिल्कुल प्रश्न आपको पूछा जाएगा। इसको वीडियो को रोक कर एक बार आप अध्ययन कर लेना है, मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा लंबा वीडियो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है
आपका इकोनॉमिक्स यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, आपका इन दोनों के बीच में आपको अंतर भी देख लेना है। आपका समष्टिगत व व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है ये भी आपको देख लेना है। इट्स वेरी वेरी मोस्ट, इसको भी इम्पोर्टेंट प्रश्न कह सकते हो, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न भी इसको कह सकते हैं। प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये 7 से 10 नंबर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जल्दी से इसको भी आपको देख लेना है, इसको बिल्कुल आपको तैयार ही कर लेना है, इसको छोड़ना नहीं है। आपका समानता अर्थशास्त्र का अध्ययन आपका यानी व्यक्ति व समष्टि के रूप में किया जाता है। आपका व्यक्तिगत यानी अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का पृथक अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टिगत अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आपका समस्त अर्थव्यवस्था का ऐसा समूह में अध्ययन किया जाता है जिसमें आपका आर्थिक गतिविधियों का सामूहिक अध्ययन किया जाता है। फिर आपका माइक्रो यहाँ से जो आपका इकोनॉमिक्स जो आपका जो बना हुआ है, आपका माइक्रो जो शब्द आपका लिया गया है इसमें का आपका ग्रीक भाषा के माइक्रो शब्द से निकला है, जिसका अर्थ बड़ा होता है, जिसका जो अर्थ होता है उसका बड़ा होता है। फिर इसका जो अर्थात यानी एक बड़ा समूह है। इस प्रकार का यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ हुआ एक बड़ी अर्थव्यवस्था का समूह अध्ययन करना। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो अर्थ है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो अर्थ होता है यानी एक बड़ी अर्थव्यवस्था का समूह का अध्ययन करना। फिर इसमें इसको एक बार पढ़ लेना भी सही से, वीडियो को रोक रोक के आपको। फिर आपका प्रोफेसर आपको बोल्डिंग के अनुसार ऐसे लिखा हुआ है इसकी डिफिनेशन, यानी अर्थव्यवस्था की परिभाषा निम्न प्रकार दी गई है। आपका समष्टिगत अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें अर्थशास्त्र की कुल औसत तथा कुल समूहों का अध्ययन किया जाता है। यह डिफरेंस आपको बहुत ही अच्छी, इसको आपको तैयार कर लेना है। फिर यहाँ से आपको दोनों में अंतर भी दिया हुआ है कि व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थव्यवस्था क्या होती है। दोनों के यहाँ से आपको अंतर देख लेना है जल्दी से। पहला इसमें आपका अंतर दिया हुआ है अध्ययन, यहाँ से अध्ययन में दी हुई पहला इसमें जो आपका व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था में जो होता है इनमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टिगत यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का बृहत एवं एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। फिर आपका व्यक्तिगत जो अर्थव्यवस्था होती है इसमें यह पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है और यह संसाधन के अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। फिर इसमें आपका तीसरा देवा है, इसकी केंद्रीय समस्या कीमत निर्धारण है तथा इसमें प्रमुख समस्या उत्पादन एवं रोजगार का निर्धारण है। फिर अगला इसमें आपका लास्ट में दिया हुआ है आपका व्यक्ति स्तर पर जो तथ्य ठीक होते हैं या आवश्यक नहीं है कि वे पूरे समाज के लिए ठीक हैं। इसमें आपका दिया हुआ है समूह में यानी व्यवहार संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू होते हैं। इसमें समान दिया हुआ है। ये सभी आपको तैयार कर लेना है, प्रश्न बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स था आपका समष्टिगत यानी और व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है, मैंने यहाँ से अंतर भी दिखा दिया हूँ। बिल्कुल आपको अंतर तैयार कर लेना है 2-3। तो आपका लास्ट प्रश्न एक और बच जाता है, इसको भी देख लीजिए जल्दी से। राष्ट्रीय आय के मापने की विभिन्न विधियों की यहाँ सबको व्याख्या कर देना। राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ कौन कौन सी, पहले इसमें जो विधियाँ है उत्पत्ति आपका संगणना विधि, आपका आय संगणना विधि और आपका उपभोक्ता बचत विधि और व्यय गणना विधि, सभी विधियों के बारे में आपको देख लेना है। नीचे और की भी आपकी विधियां दी हुई हैं राष्ट्रीय आय को मापने की, जैसे आपका व्यवसायिक संगठन विधि होगी, आपका उत्पादन एवं आय संगठन विधि होगी, सामाजिक लेखांकन पद्धति, सारी इसकी विधियां हैं, आपको देख लेना है। इनके बीच यदि लॉग में पूछ रहा तो इनकी आपको डिफिनेशन भी आपको तैयार करना है। इसके अंतर्गत आपको लिख देना है, आपको हेडिंग छोड़ छोड़ कर, जिससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे।